बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर अर्चना मोहना से, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और वो आज हमें इन सभी चीज़ों के बारे में, पीसीओडी हुआ, पीसीओएस हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने हैं। हाय टू ऑल। और आज मैं बहुत ही बड़ा जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसका ब्रेकअप करना चाहती हूँ उसको। तो पीसीओडी मतलब होता है डिजीज़, और इसमें जो पीसीओएस होता है दैट इज सिंड्रोम। डी मतलब होता है जब आपकी जो ये प्रॉब्लम है आपकी सिर्फ और सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित है, बाकी जगह उसके और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं पीसीओडी। और जब इसके साथ में आपके और भी ऑर्गन्स में सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं सिंड्रोम। अब देखिए, ये जो मैं बात कह रही हूँ पीसीओडी, तो पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी कि अगर ओवरी मतलब जो आपका अंडाशय होता है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट, एक्चुअली वो सिस्ट नहीं बोलना चाहिए उनको, वो फॉलिकल्स होते हैं जो आपके अंडाशय में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ एक ही टाइम में बहुत सारे फॉलिकल्स एक ही जगह दिखने लग जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इन अंडाशयों मतलब इन अंडे को एक साथ या फॉलिकल्स को एक साथ दिखने से होता क्या है? तो ये प्रॉब्लम होती है इसमें हार्मोन्स की, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे एग्स एक साथ मैच्योर होने लगते हैं तो फिर उनमें से कोई भी एक जो एग जो प्रॉपरली मैच्योर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो नहीं रिलीज हो पाता है। जो नॉर्मली 10वें दिन से लेके 15वें दिन तक के बीच में जो ओव्यूलेशन वाला टाइम होता है वो वाला जो पार्ट होता है वो मिस हो जाता है पीसीओडी में। इसकी वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होना, पीरियड्स लेट होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआत हो जाती हैं। पीरियड्स लेट ज़रूरी नहीं है कि आपका कि 2 दिन अगर आपका लेट हो रहा है या 5 दिन लेट हो रहा है तो हम उसको पीसीओडी बोल देंगे, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल लेंथ होती है साइकिल की वो भी 21 दिन से लेके 35वें दिन तक अगर इस ड्यूरेशन में आपका पीरियड आ रहा है देन इट इज़ नोन एज नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा लेट होके आ रहा है, यानी कि 35 दिन की साइकिल ना होके आपकी 40 है, 45 डेज़ की है, 50 डेज़ की है, या 1 मंथ पूरा ही स्किप हो गया है, देन हाँ फिर ये थोड़ा डाउट हो जाता है कि ऐसे पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है। ओके, सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि 1 मंथ डिले हो रहा है, मतलब उसमें चांसेस हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं कि पीसीओडी हो। तो जिनके साथ ऐसा है, शुरू से ही ऐसा होता है जब से पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा डिले होकर ही आते 35 डेज़ में, 40 डेज़ में, तो क्या उन सभी लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है? नहीं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओडी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम वो सारे क्राइटेरिया जब फिट करते हैं तब हम एक पेशेंट को बोलते हैं कि हाँ अब आपको पीसीओडी है। अच्छा। इसके मेनली हम लोग 3 चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स में इरेगुलर साइकिल्स होना। इरेगुलर साइकिल्स मतलब यस ऑब्वियसली डिले होके आना पीरियड्स। दूसरा एक और चीज़ होती है इसमें इरेगुलर साइकिल्स में कि पीरियड का जो फ्लो होता है, मतलब जो नॉर्मली 2 डेज से लेके 6 डेज या 8 डेज तक भी कुछ लोगों को चलता है, तो जो पीरियड का फ्लो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि हो सकता है उनको जस्ट स्पॉटिंग जैसा पीरियड आ रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि उनके जो पीरियड्स आ रहे हैं वो सिर्फ 2 ही दिन चल रहे हैं। नॉर्मली जैसे 4 to 5 या 6 पैड्स भी यूज़ करते हैं, तो वो हो सकता है कि उनका 2 दिन में भी सिर्फ 2 ही पैड्स यूज़ हो रहे हो, तो ये भी एक सिम्टम होता है पीसीओडी का। तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इनटू इरेगुलर साइकिल्स। फिर दूसरी चीज़ होती है आपके जो आपके होते हैं एक्नेज होना या हिर्सुटिज्म होना, और तीसरा जो होता है वो होता है वेट गेन होना। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें आपकी किसी पेशेंट में एक साथ प्रेजेंट होती हैं तब हम ऐसे पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है, तभी हम ऐसा बोलेंगे। ओके, तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है पीसीओडी और पीसीओएस? आपने इनका फुल फॉर्म तो बता दिया कि एक में सिंड्रोम है और एक में डिसीज है, बट एक्चुअली हम इन दोनों को कैसे डिफर कर सकते हैं? क्या डिफरेंस करने के लिए मेनली जो इसमें चीज़ इंक्लूड करते हैं वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्गन। एक्स्ट्रा ऑर्गन मतलब जब आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है, स्किन चेंजेस आने लग जाते हैं जिसमें एक्नेज और हिर्सुटिज्म है। और दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से बनता है। इंसुलिन का काम होता है कि वो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का इंटेक है उसको जितना सेल्स को चाहिए तब तक हो और उसके बाद वो बंद हो जाए। ग्लूकोज का इंटेक यानी कि आपको जो हंगर वाली सप्रेशन की फीलिंग है वो वाली आनी चाहिए।
PCOS के पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आ जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगना, बार बार खाने की इच्छा होना और एक्सेसिव वेट गेन होना। एक्सेसिव वेट गेन मीन्स कि 2 महीने में या 3 महीने में उनका 10 किलो वजन बढ़ गया अचानक से। तो फिर ऐसे पेशेंट्स में हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये वाले पेशेंट्स जो है PCOS के पेशेंट हैं, जिनमें बहुत ही एक्सेसिव वेट गेन है, एक्नेज हो रहा है, हिर्सुटिज्म हो रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम इट हेयर चेंजेस भी आते हैं, कैसे हेयर थिनिंग होना, एकदम से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, फेशियल हेयर्स भी आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम PCOS में इंक्लूड करते हैं। PCOD के पेशेंट में जो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपके सिर्फ अगर आपकी साइकिल्स ही सिर्फ इरेगुलर हो रही हैं, आपकी ओवरी में ऐसे चेंजेस हमको सोनोग्राफी में दिख रहे हैं, तो फिर हम ऐसे वाले पेशेंट को जिसमें वेट गेन नहीं है, जिसमें एक्नेज भी उनको कम ही आ रहे हैं या फिर स्किन चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं यू जस्ट हैव PCOD, और अगर ये सारे आ रहे हैं देन इट हैज़ PCOS। ओके, तो क्या डॉक्टर इसका कोई सॉल्यूशन है? हम PCOD PCOS को किस तरह से क्योर कर सकते हैं? PCOS और PCOD को क्योर करने का सिर्फ 2 ही मैजिकल तरीके हैं, एक आपकी लाइफस्टाइल है और दूसरा आपकी मेडिसिन है। ठीक है। अब जो लाइफस्टाइल होती है उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 योर डाइट, नंबर 2 योर एक्सरसाइज, नंबर 3 योर स्क्रीन टाइम, नंबर 4 योर स्लीपिंग साइकिल। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं दैट इंक्लूड योर लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम इट सम मेडिसिन्स। अब जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें भी हम 2 तरह की मेडिसिन्स देखते हैं। एक होती है हार्मोनल मेडिसिन्स, जो हम देते हैं पेशेंट्स को जब तक उसका जो हार्मोनल मिलियू है वो करेक्ट करने के लिए, और दूसरी होती है एक नॉन हार्मोनल एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो मैक्सिमम टाइम में मायोनिस्टॉल या मेटफॉर्मिन के फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो वो चीज़ें हम जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर अभी तो हमारा जो ये पॉडकास्ट है, हम इसमें PCOD PCOS को किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं उसके लिए है। तो क्या सही में ऐसी कुछ डाइट होती है, या आप कुछ ऐसी डाइट बताइए जिसे फॉलो करें और वो PCOD PCOS रिवर्स हो सके? देखो, ऐसी डाइट बिल्कुल है। आपको ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो रिड्यूस करना है, ठीक है। तो रिड्यूस करने के लिए जब आपको वेट करते हैं तो कुछ आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जिसमें आपको जो खाना है, जो आपकी नीड है, एटलीस्ट उससे तो कम ही खाना है। अब लेकिन अगर मैं पेशेंट पहले दिन ही आया मेरे पास और उसके बाद मैं उसको इतना सारा डाइट प्लान में दे दूं, जो उस क्योंकि वो आज तक वो कुछ खा रहा था और उसके बाद में वो अब मैं उसको कुछ एक नया डाइट प्लान देती हूँ, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो ऑब्वियसली। तो फिर दैट बिकम्स अ बॉम्बार्डिंग ऑन द पेशेंट। तो आई जनरली टेक टाइम, है ना, तो आई गिव देम वीकली डाइट्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वीक में हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर दूसरे वीक में दूसरी चीज़ पे, तीसरे वीक में तीसरी पे, चौथी पे, एंड देन आफ्टर अ मंथ व्हेन दे आर अडेप्टेड टू दैट चेंज ऑफ शेड्यूल, देन वी कैन गिव देम अ प्रॉपर डाइट अकॉर्डिंगली, जैसा उस पेशेंट को सूट कर रहा है या जैसा वो चीज़ फॉलो कर सकती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी डाइट का पर्चा उसको थमा दूं और फिर उसको बोलूं कि भाई कल से तुम्हें ये खाना है, और वो जॉब करती है या उसके पास बच्चे हैं या फिर वो मतलब इतने हेक्टिक कॉर्पोरेट शेड्यूल में है कि वो उस डाइट को फॉलो ही नहीं कर पाएगी। तो फिर उसको फिर ऐसे पेशेंट्स क्या होते हैं, दे ब्रेक, तो मतलब वो गिव वे कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, एंड मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए बॉम्बार्डिंग तो नहीं करनी है। तो मैं उनको ये प्रिस्क्राइब करती हूँ कि जो डाइट जो वीक 1 है उसमें आपका जो रात का खाना है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम कर लो। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आपकी जो रोटी और चावल है, अगर आप उसको स्किप कर सकते हो, जो रात का खाना आप खा रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर उनको कोशिश करके अगर वो ऐसा कर सकते हैं कि वो 6 और 7 PM तक अपना रात का जो डिनर है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर हैं वो लें, तो भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। तो वीक 1 में तो सिर्फ उनको यही करना है कि आपके रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट हटाओ और आपका रात का खाना जल्दी आप फॉलो करना शुरू करो। फिर वीक 2 जब आता है तो मैं उनको फोकस करने को बोलती हूँ, नाउ यू फोकस ऑन योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड योर वाटर इनटेक। तो अब फ्रूट्स और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करती हूँ वो फोकस करती हूँ मैं ऐसी फ्रूट्स में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो सिट्रस फ्रूट को लेने का जो सही टाइम होता है वो होता है आफ्टर, मतलब मिड डे स्नैक में हम लोग बोलते हैं, मतलब आफ्टर योर लंच, है ना। आफ्टर योर लंच अगर आप कोई ऑरेंज लेते हैं या फिर कोई ऐसा सिट्रस फ्रूट है जैसे मौसमी है, ऑरेंजेस हैं, नींबू पानी है और गुआवा है जो विटामिन C रिच फ्रूट है, आंवला है, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपकी जो रात वाली जो भूख है काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाती है।
अच्छा। तो वो चीज़ें हम डाइट वीक 2 में इंक्लूड करते हैं। 3 से 4 लीटर का पानी आपको कोशिश करके पूरा उसका जो इनटेक है आपके दिन भर में वो आपको पूरा करना है। रात का खाना जो आपने पिछले हफ्ते में कम किया था उसको कंटिन्यू करना है। तो ये वीक 2 का प्लान होता है हमारा। फिर वीक 3 का जो प्लान होता है वो उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि अब आपका जो रात का खाना अगर आपका कम हो गया है, आपका फ्रूट इंक्लूड हो गया है, और अब आपके लंच पे हम अगर फोकस करें तो हमें क्या करना है, लंच और ब्रेकफास्ट। क्योंकि अगर कोई पेशेंट वर्किंग है, मतलब वो सुबह से उठ के जा रही है 7 बजे 6 o'clock या 7 AM पे उठ रही है, एंड देन शी इज़ गोइंग टू हर ऑफिस और वट एवर शी इज़ डूइंग, तो फिर उसको एक अच्छा ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है आपको कैलोरी इनटेक करने का। ब्रेकफास्ट में आई प्रेफर कि वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लें, नॉट कार्बोहाइड्रेट रिच। प्रोटीन रिच मतलब जैसे वो दाल का चीला खा सकती है, डोसा खा सकती है, पनीर वाला डोसा खा सकती है, इडली सांभर प्रेफर कर सकती है, एग्स वगैरह, एग ले सकती है, ऑमलेट ले सकती है, नट्स एंड सीड्स वो भी आपके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड हो सकती है। जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट को बोलती हूँ आप सोक्ड ओट्स खाओ, मतलब रात में ओट्स को आप थोड़े से दूध में भिगो के रख दो एंड देन पुट चिया सीड्स इन, एड बेरीज, एड योर नट्स देयर एंड take them in your breakfast. That is a very good breakfast for the day because उसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं and that keeps you full, मतलब वो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है उसको खाकर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप 11 बजे के आसपास आप कोई चीला या जो डोसा मैंने बताया वो ले सकते हो, ठीक है, पनीर का कुछ ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको जो 12 से 1 का बीच का टाइम है उसमें आप बटर मिल्क ले सकते हो, है ना। उसके बाद में जब आपका लंच टाइम हो जाता है तो टेका दाल राइस आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको रोटी ही खानी है तो जो रोटी आप नॉर्मल गेहूं की रोटी खा रहे हो उसको सब्स्टिट्यूट करके आप ज्वार की या बाजरा की रोटी या रागी की रोटी ले सकते हो। मिलेट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, क्विनोवा आप खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का जो डाइट चेंज होता है अगर आप वीक 3 में ये सब हम फोकस करते हैं हम लंच और ब्रेकफास्ट पर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपके जो 4th वीक आएगा उसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है। तो स्लोली एंड स्लोली वो जो आप अडेप्टेशन होने लग जाता है एंड एक बार जब आप उस चीज़ में अडेप्ट हो जाते हो एंड इट बिकम्स इजी टू फॉलो ऑल दीज डाइट्स, देन वी कैन गिव अ डाइट प्लान टू देम कि हाँ भाई अब आपको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप काफ़ी हद तक जो है आपका जो पीसीओडी है वो रिवर्स हो सकता है। ओके, सो अभी जैसे आपने लाइफस्टाइल में एक एक्सरसाइज का वर्ड भी यूज़ करा था, तो किस तरह की एक्सरसाइज लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, और क्या सिर्फ जिमिंग ही करना चाहिए या उसके अलावा भी कुछ करना चाहिए जो इस चीज़ को रिवर्स कर सके? अब देखो एक्सरसाइज की मैं जब बात करती हूँ किसी भी पेशेंट से तो वो सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन होता है, मैडम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, हमें तो सुबह जाना है, रात को हम आते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सो जाते हैं, हम तो इतना थके हुए रहते हैं कि हम एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। सही है। तो इस मिथ को ब्रेक करना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज अपने आप में एक एनर्जी बूस्टर होती है। अगर आप पूरे हफ्ते में भी अगर आप 3 दिन भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अब एक्सरसाइज इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज, मतलब आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो 40 मिनट्स, आप ज़ुम्बा कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप कोई स्पोर्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, और उसके बाद आप जिमिंग तो है ही, ठीक है। तो एनी फॉर्म ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट इट शुड बी एटलीस्ट अ ब्रिस्क टू मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्का हल्का कर रहे हैं हम लोग, और लेकिन उसमें भी अडेप्ट करने में ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ आज तो कल ही से ऐसा हो जाएगा। टेक योर टाइम, 2 to 3 मंथ का टाइम लगता है हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन आपके पास अगर हफ्ते में सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है, या आप किसी दिन आप जल्दी उठ के कुछ कर सकते हो, आज आप थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, कल का डे इतना हेक्टिक नहीं था एंड देन यू आर फीलिंग रिलैक्स टुडे, तो सुबह उठ के अगर आप योगा कर सकते हो, आप किसी वॉक पे जा सकते हो, या फिर शाम को इवनिंग वॉक पे आप जा सकते हो, या सैटरडे संडे आप अच्छे से डोनेट कर लो आपका टाइम कि आप 1 घंटे के बजाय 2 घंटे एक्सरसाइज कर लो, तो आपका जो वीक का कैलकुलेशन हो जाता है वो भी काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है। और बाकी आप कोशिश करो कि आपके ऑफिस में हो या आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, तो आपके जो स्टेप्स हैं आप थोड़ा थोड़ा उठ के आप वॉक करते रहो।
भले ही आपने उसमें 100 स्टेप्स चल लिए, 200 स्टेप चल लिए, इन एन हाफ एन आवर आपने कोई गोल सेट कर लिया कि मुझे इतने स्टेप्स चलने हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अगर आप डेली स्टेप्स भी आप रेगुलरली बढ़ा रहे हो, कि शुरू में हम 2000 ही चल रहे थे, उसके बाद में इंक्रीज़ कर लिया हमने 5 से, फिर उसके बाद 10 के स्टेप्स हो गए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चेंजेस हैं आपकी जो शेड्यूल में, आपकी लाइफ मतलब जो आपका डेली रूटीन है, उसमें भी आपका काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। ये ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ही एक्सरसाइज करनी है, डेली ही जिम जाना है, डेली ही वेट लिफ्टिंग करनी है। तो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को आपको मूव करना है, मेन चीज़ वह है। ओके, सो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि मैंने देखा है आपको 15 to 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, तो आपने कितने पेशेंट्स को ऐसे देखा है कि उनकी रिकवरी हुई है या रिवर्स हो गया है PCOD या PCOS जो है? मैंने देखो, अगर मैं मेरे पास ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एवरी डे आई गेट टू सी 3 or 4 पेशेंट्स जो PCOD वाले मेरे पास आते हैं। मैक्सिमम जो ऑब्वियसली मैंने बताया था, जैसे लड़कियां ज़्यादा आती हैं। एंड लेकिन अब उनमें से जो PCOD रिवर्स वाले जो पेशेंट्स हैं, वो हमारे पास कम इसलिए आते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें फॉलो ही नहीं कर पाते। मैंने उनको 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया, 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया, ये सारी एडवाइजेस दी कि ये सब करना, और 3 महीने बाद वो आते हैं विद द सेम वेट कि हम 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए, है ना। सिर्फ मेडिकेशन वो ले रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज डाइट में कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो फिर बहुत मुश्किल है PCOD रिवर्स होना। लेकिन जो पेशेंट्स एक्चुअली में जो चाहते हैं कि हमारा ये सब हो और वो फॉलो करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं ये सब चीज़ों करने के लिए, इवन आई हैव सीन PCOD पेशेंट कंसीव मतलब नेचुरली, मतलब विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी मेडिसिन, तो वो नेचुरल कंसीव करते हैं, उनकी प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथ चलती है एंड दे डिलीवर अ गुड बेबी टू। तो इवन मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट हु टेक एफर्ट्स टू ऑल दीज थिंग, वो ही रिवर्स कर पाते हैं। तो परसेंटेज तो मैं एक्चुअली नहीं बता पाऊंगी कि बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो फॉलोअप में भी कभी कभी नहीं रहते हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये किया है, तो मैंने ऐसे कई सारे मेरे पेशेंट्स की डिलीवरी कराई हैं जिनका PCOD नेचुरल वे में ही उन्होंने ठीक किया एंड दे हैव डिलीवर्ड अ गुड बेबी, दे हैव अ वेरी स्मूथ प्रेगनेंसी। तो मैसेज ऑफ द ये वाला पॉडकास्ट का मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं इन द मैंने जिस तरह से आपको बताया है, तो काफ़ी हद तक आपका PCOD ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा हमको बताया PCOD और PCOS के बारे में, एंड आई होप कि सभी ने काफ़ी अच्छे से आपसे कुछ सीखा ही होगा कि क्या क्या करना चाहिए आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।